हाय दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर जो 5 था उसमें पढ़ चुके हैं टैप 8 तक। अब हम टैप 9 पर आ रहे हैं इसी में, सिंपल इंटरेस्ट में। हालांकि हम पहले फाइनल लेक्चर करने वाले थे बट नहीं हो पाया कंप्लीट, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका फाइनल लेक्चर हो उसके लिए। तो दोस्तों, टैप 9 में क्या कहा है इसमें कि किसी धनराशि P के 1/x1 भाग को R1% पर, कॉमा 1/x2 भाग को R2% पर तथा शेष 1/x3 भाग को R3% पर देने पर T वर्षों में प्राप्त कुल साधारण ब्याज यदि ऐसा ही हो, यानी ऐसा ही दिया उसने, तो कुल धनराशि P की गणना कीजिए। या गणना पर आधारित प्रश्न इसमें हम करने वाले हैं। तो P की गणना के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है कि धनराशि P ज्ञात करनी हो तो सिंपल इंटरेस्ट जो दिया होता है वो गुणा में 100 बटे जो टाइम दिया होता है वो बटे गुणा में R1/x1। अब ये R1 गुणा 1/x1 है जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, प्लस R2/x2 यानी R2 गुणा 1/x2 प्लस R3/x3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं इस पर हम। क्वेश्चन क्या कहा है कि प्रशांत अपनी कुल पूंजी का 1/3 भाग कपिल को 9% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग रमेश को 12% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग वीरेंद्र को 6% वार्षिक दर पर देने पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर उधार देता है। कितने देता है? 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि अंत में उसे कुल 64,000 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने भाई? 64,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसकी कुल पूंजी ज्ञात करो, ठीक है भाई। तो हमें जो जो चीज दी होती है वो हमें लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर प्रशांत का जो पूंजी का भाग कितना है, आंसर में लिखते हैं प्रशांत का भाग 1/3 भाग। कितना भाग है भाई? 1/3। फिर कपिल 1/3 भाग पर कपिल को कितने % देता है? 9% दर पर, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये हो गई हमारी R1, ये हो गई 1/3 भाग पूंजी, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/6 भाग रमेश को, जो प्रशांत का जो 1/3 भाग वो 9% R1 यानी कपिल को जाता है। लिखना चाहे तो लिख दीजिए आप। और प्रशांत का जो 1/6 भाग है कितने? 12% वार्षिक दर पर, यानी कि R2, ओके। अब तो शेष भाग वीरेंद्र को, अब वीरेंद्र को लिए जो भाग मिलने वाला वो कितना है? तो देखिए वीरेंद्र का भाग तो वीरेंद्र को मिलने वाला है उसकी बात कर रहे हैं भाई हम। है तो प्रशांत की पूंजी पर वीरेंद्र को जो भाग मिलने वाला होता है, यानी कुल पूंजी माना 1 रुपये है और इसका भाग होगा माइनस के 1/3 प्लस 1/6, ओके। अब देखिए इसमें इसका लघुत्तम लीजिए, 1 माइनस लघुत्तम लेते हैं। जब क्या आता है हमारे पास 6 आ गया, 3 का जब 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया पर प्लस 1, तो 1 माइनस 3/6, 3 एकम 3 और 1 यानी 1/2 आ गया। कितना आया भाई? 1/2 भाग। ये किसका है? वीरेंद्र का है। कितनी दर पर देता है उधार? ये देता है साहब आपको 6% पर वार्षिक दर पर वीरेंद्र को उधार दिया जाता है। ये रुपये किसके द्वारा? प्रशांत के द्वारा ये रुपये उधार दिए जाते हैं। अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले शॉर्टकट विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उसके बाद अपन डेस्क्रिप्टिव पर आते हैं। जो शॉर्टकट से जो हमें P ज्ञात करनी है, P बराबर SI गुणा 100 बटे R1 गुणा 1/x1 ऐसे लिख दीजिए इसको भले से, प्लस R2 गुणा 1/x2 प्लस R3 गुणा 1/x3,
x3। अब देखिए इसमें देखिए P बराबर SI गुणा 100 बटे R1 गुणा 1/x1 प्लस R2 गुणा 1/x2 प्लस R3 गुणा 1/x3। SI क्या है? SI हमारे पास ये है 64,000। ठीक है, उसको लिख देते हैं SI जगह पर 64,000 गुणा 100। ठीक है, R1 जो कि यहाँ पर दी हुई है हमें कितनी 9% गुणा 1/x1 यानी x1 1/3 यानी ये भाग पूछी का 1/3 भाग ही तो है प्लस 1/6 गुणा R कितनी है 12 प्लस R3 6 गुणा जो हमारे पास जो भाग आया है 1/2। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स P बराबर, इसको इधर से काट लीजिए आप। 3 से 3 बार कट गया, 6 से 2 बार कट गया, 2 से 3 बार कट गया, तो इस ये हो गया 64,000 गुणा 100 बटे 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 3 8। 64,000 गुणा 100 बटे 8। अब 8 से कट जाएगा ना डायरेक्टली, 8 हुआ 64 यानी 8,000 गुणा 100 तो कितना हो गया हमारे पास ये 8 लाख रुपए। कितना हो गया भाई 8 लाख रुपए। एक चीज और रहेगी भाई इसमें टाइम। तो जब टाइम को यहाँ पर हम लगाते हैं तो टी हमारे पास 2 वर्ष के लिए दिया, तो टी और आएगा यहाँ पर। ठीक है, T2 ओके, थोड़ा सा देखिए। अब ये जो टाइम है इसे 2 का और भाग देना पड़ेगा इसमें, 2 से 4 बार और 4,000 गुणा 100 इज इक्वल टू 4 लाख। क्या आया है जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो हमारे पास 4 लाख रुपये आई है। कितनी 4 लाख रुपये। तो ये हमारा हमने जो शॉर्टकट मेथड था उससे ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद हम देखते हैं इसका डेस्क्रिप्टिव मेथड यानी कि पूर्ण विधि। आप इसे एक बार ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट पूर्ण विधि कैसे करते हैं वो चीज देखिए आप। अब भाई देखो, प्रशांत ने अपनी कुल पूंजी का 1/3 भाग कपिल को 9% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया 2 वर्ष के लिए। ओके, अब देखिए यहां पर कि माना प्रशांत की कुल पूंजी बराबर x रुपये, यानी जो मूलधन उसने कितना मान लिया x रुपये मान लिया। तो जो कपिल के जो भाग दिया वो कितना, कपिल का भाग बराबर यानी x का 1/3 यानी 1/3x। ठीक है, अब देखिए दर कितनी दी है इसकी, दर बराबर 9%। टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, अब इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PTR बटे 100 बराबर लिख सकते हैं। P की जो वैल्यू है हमारे पास x है, T की जो वैल्यू है 2 है। अब यहाँ पर x लिखी जाएगी या x/3 लिखी जाएगी, क्योंकि भाग यहाँ कपिल का आ रहा है गुणा दर हमारे पास 9/100। ठीक है, अब देखिए इसको हम काट देते हैं 3 से 3 बार, तो बराबर आ गया 6x/100। कितना स्टूडेंट 6x/100। इसी प्रकार रमेश की का भाग बराबर x बटे कितना आ रहा है भाई 6, तो x/6 आएगा रुपये। दर बराबर 12% और टाइम है जो वो है 2 वर्ष। कितना भाई 2
वर्ष। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर सूत्र हमने लिख दिया है PTR, तो P इक्वल टू x/6 इंटू टाइम 2 ईयर एंड R इक्वल टू 12% अपॉन 100। ओके, नाउ 6 2 बार एंड ये आ गया हमारे पास 4x बटे 100। कितना स्टूडेंट? 4x बटे 100। एंड जो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कपिल का आया है वो आया है 6x बटे 100, और सिंपल इंटरेस्ट रमेश का आया है वो आया है 4x बटे 100। अब देखिए लास्ट में वीरेंद्र का कितना भाग हो जाएगा? वीरेंद्र का भाग, भाई टोटल भाग हमारे पास x है, उसमें से रमेश का भाग प्लस में कपिल का भाग घटा देते हैं, तो -x बटे 3 प्लस x बटे 6 इज इक्वल टू, अगर हम हल करते हैं इसको तो x माइनस ये हो गया 6 3 2x प्लस x बराबर लिख सकते हैं इधर हम x माइनस बराबर इसके इधर में भाई x माइनस 3x बटे 6, यानी ये 2 बार कट गया तो x/2 बराबर x/2, यानी x में से x बटे 2 घटाया तो क्या आया? x बटे 2 हमारे पास भाग आ गया। अब देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट किसका? वीरेंद्र का बराबर PTR, P कितना हमारे पास? इसका x/2 आया है गुणा T, तो 2 बार सही है सबकी। R इसके लिए दे रखी है से 6% बटे 100। अब देखिए कितना कटेगा? 2 से 2 बार कट गया तो हमारे पास 6x बटे 100 इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब देखिए हमारे पास जब तीनों के सिंपल इंटरेस्ट आ गए हैं तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना है? 64,000 रुपये। ये सबके योग के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कुल ब्याज बराबर कपिल का ब्याज प्लस रमेश का ब्याज प्लस वीरेंद्र का ब्याज, शॉर्ट में लिख दिया भाई वीरेंद्र का ब्याज बटे, सॉरी बटे नहीं, अब ब्याज दिए, कुल ब्याज हमारे पास देखिए ये दिया हुआ है 64,000 बराबर कपिल का ब्याज हमारे पास कितना है? कपिल का ब्याज यहां से देखेंगे 6x बटे 100। ओके, प्लस अब रमेश का ब्याज देखिए 4x बटे 100 प्लस जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, किसका सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट? वीरेंद्र का 6x बटे 100। अब देखिए कुछ नहीं बटे 1, 64,000 बराबर, अब देखिए ये 100 आ गया इसके लघुत्तम में, तो 6x प्लस 4x प्लस 6x, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 64,000 बटे 1, 6 4 10 6 16x बटे 100। अब बज्रगुणा कर दीजिए तो यहाँ इधर देखते जब आ जाता है हमारे पास 16x बराबर, तो इधर गुणा किया इधर 64,000 गुणा 100, तो x बराबर 64,000 के पीछे फिर 2 जीरो, ठीक है, बटे 16, कितने मुझे x बराबर 4 बार कट गया 4 लाख, कितना आ गया भाई? 4 लाख रुपए। तो जो टोटल अमाउंट आया है जो हमारे पास प्रिंसिपल का वो कितना आया है? 4 लाख रुपए, यानी कि दोनों स्थिति में जो हमारे पास आंसर निकल के आया है वो सेम आया है, यानी कि मूलधन 4 लाख रुपए ही हमें प्राप्त हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। क्वेश्चन नहीं किया हमने, जो भाग दिए वो भाग के साथ सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया है, और जो वीरेंद्र का भाग निकाला है उसमें से टोटल जो हमारे पास वैल्यू पूंजी थी उसमें से उसे घटा दिया 2 को, तो हमारे पास वीरेंद्र का भाग आ गया। फिर सिंपल इंटरेस्ट के बराबर तीनों का सिंपल इंटरेस्ट कर दिया और हमने एक्स की वैल्यू यानी मूलधन की वैल्यू निकाली। अंडरस्टैंड? अब देखिए स्टूडेंट कि हमारे पास उसमें तो हमें पी के ए एक्स भाग पर जो दी गई थी,
जो दर दी गई थी R1%, ठीक है। यहाँ पर समय दिया हुआ है और दर भी दी गई है, और हमें क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो कैसे देखिए कि किसी धनराशि P के 1/x1 भाग पर T1 वर्षों के लिए, x2 भाग को T2 वर्षों के लिए तथा शेष भाग 1/x3 भाग को T3 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज की दर पर देने पर कुल प्राप्त ब्याज SI यानी SI हो तो कुल धनराशि P की गणना ज्ञात करनी है। तो देखिए कुल धनराशि के लिए सूत्र है P बराबर SI गुणा 100 बटे R गुणा में T1 गुणा 1/x1 प्लस T2 गुणा 1/x2 T3 गुणा 1/x3। मतलब यहाँ पर तो हमें समय 1, 2, 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है और वहां पर दर दी गई थी प्रत्येक की, और दर यहाँ पर एक दी गई है सबकी, लेकिन समय यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। वहां पर दर अलग अलग दी गई थी, समय एक दिया है। कुछ नहीं करना, जो जो भाग है उनके लिए हमें हल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर माना हल कर रहे हैं अपन, बाई की कुल पूंजी, अब देखिए बाई की कुल पूंजी भाग बराबर 1 भाग मान लिया हमने। कितना भाग मान लिया? 1 भाग। अब देखिए अब यहाँ पर टोटल भाग में देखो एक भाग में से 1/4 भाग किसको दे दिया? A को। तो A का भाग 1/4 भाग, B का भाग 1/8 भाग, C का भाग कितना हो जाएगा? शेष भाग C का ही होगा। तो 1 माइनस 1/4 प्लस 1/8 घटा देते ना, यहाँ 8 लघुत्तम, 4 दूनी 8, 2 प्लस 1, 3/8, 1 माइनस 3/8, तो 8 माइनस 3, 5/8 लघुत्तम लेकर देख रहे हैं भाई, 5/8 यानी 5/8 भाग हमारे पास C का प्राप्त हुआ है। कुछ नहीं, सूत्र में पुट कर दीजिए वैल्यूओं को। तो P बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? SI गुणा 100 बटे R T1 गुणा 1/x1 प्लस T2 गुणा 1/x2 प्लस T3 गुणा 1/x3। तो बताइए सूत्र आपको समझ में आ रहा है ना? P बराबर SI गुणा 100 बटे R T1 गुणा 1/x1 प्लस T2 गुणा 1/x2 प्लस T3 गुणा 1/x3। अब देखिए वैल्यूओं को क्वेश्चन में से लिखिए आप। SI 21,000 रुपये दी हुई है, ये वाली देखिए, गुणा 100 SI यानी साधारण ब्याज, R सबकी एक ही दी गई है उसने 12% गुणा T1 कितना है हमारे पास? 6 वर्ष, ये T1 है 1/x1 यानी कि यहाँ देखिए A का 1/4 प्लस T2 4 वर्ष गुणा 1/8 कितना? 1/8 प्लस T3 जो बची कुची जो हमारे पास समय है उसके लिए उसने T3 जो भाग दिया है वो है 8 वर्षों के लिए, वो कितना आ गया हमारे पास? 5/8। अब देखो यहां से P बराबर 21,000 गुणा 100, इसको यहीं पर हल कीजिए। देखो भाई 2 से 3 बार कटा, 2 से 2 बार कटा, 3/2 हो गया, ये 4 से 2 बार कटा, ये 8 से 8 बार 1 बार कटा। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है 12 3/2 प्लस 1/2 प्लस 5, यही तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई है। बताइए अब देखिए इसको अपन देखो 3/2 और 1/2 यानी 1.5 और आधा कितने हो गए यहाँ पर, यानी 1.5 और जो हमारे पास आधा है वो हो जाता है 2 और 5 ऑलरेडी है 7, यानी 12 सत्ते 84। तो 21,000 गुणा 100 प्लस 12 गुणा 7। अब ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं अपन इसको। 7 से 3 बार 3,000 आ गया, 3 से 4 बार कट गया,
एक बार आएगा नहीं 1000 और 4 से 25 बार कटा, तो टोटल जो वैल्यू आई है वो कितनी आ रही है हमारे पास 25,000 रुपये। कितने स्टूडेंट? 25,000 रुपये। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा और आप इसी तरह क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब पूर्ण विधि, आप इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, पूर्ण विधि आप खुद निकालिए। अगर आपसे नहीं हो पाती है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो सुझाव है वो मुझे दीजिए। ओके, इसे आप खींच सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम अगली टाइप की ओर बढ़ते हैं कि किसी धनराशि को n विभिन्न भागों में x1, x2, xn में विभाजित करके विभिन्न साधारण ब्याज की दर से r1, r2, rn विभिन्न समयों t1, t2, tn के लिए उधार देने पर यदि उनसे प्राप्त साधारण ब्याज समान हो तो भागों के अनुपात या भागों की गणना कीजिए जबकि कुल धनराशि हमें ज्ञात हो। मतलब कोई कुल धनराशि हमें ज्ञात है, अब उसे हम विभिन्न लोगों को अलग अलग दर और अलग अलग समय के लिए देते हैं, और देने के बाद जब हम उनके अलग अलग भागों की गणना करते हैं तो उनसे जो हमें ब्याज प्राप्त होता है वो समान प्राप्त होता है। तो हमसे कह रहा है कि वो जो हमने जो धन दिया है वो प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना दिया। इसके लिए जो अनुपात निकालते वो होता है x1 अनुपात x2 अनुपात 1/r1 t1 1/r2 t2 1/rn tn। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। यदि 48,000 रुपये को, एक सेकेंड, यदि 48,000 रुपये की पूंजी को, टोटल पूंजी कितनी है 48,000 रुपये, मोहित 3 विभिन्न भागों में बांटकर, 3 भागों में बांट देता है उसको। कौन कौन बांटता है वो? रोहित को 2 वर्ष के लिए 8% दर पर, कितने पर? 8% पर। सविता को 5 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर पर, तथा सम्यक को 8 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि मोहित को उन सब से समान साधारण ब्याज, यानी प्रत्येक व्यक्ति से उसे समान साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है तो प्रत्येक को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसी के अनुसार लिख देना है। तो अभीष्ट अनुपात निकाल रहे अपन, अभीष्ट अनुपात कैसे निकालेंगे? अभीष्ट अनुपात, तो देखिए x1 क्या है हमारे पास? रोहित है, तो इसे हम r लिख दीजिए, r अनुपात, और x2 क्या है? सविता, इसे s से डिनोट कर दीजिए, तथा सम्यक क्या है? तीसरा, तो ऐसे sm से डिनोट कर दीजिए। अब प्रत्येक को डिनोट करने के बाद बराबर 1/r1 क्या है? जो कि रोहित की दर है वो, यानी 8 गुणा t1 क्या है? उसका समय, तो 2, प्लस 1/r2 क्या है? टोटल हमारे पास 12% और समय 5, यानी s का प्लस नहीं सॉरी अनुपात। अब 1/, तीसरा क्या है हमारे पास? सम्यक है 8 और दर है इसकी 6, समय तो दिया उसने 8 और दर 6। अब देखिए प्रत्येक को देखने के बाद हमें पता पड़ता है, तो क्या होता है? 1/16 अनुपात 1/60 अनुपात 1/48, ठीक है। अब देखिए टोटल हमारे पास ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। 16, 48 और 60 का जो लघुत्तम आता है वो आता है 720। अगर इनका हम अलग से लघुत्तम लें, आप निकाल लेना, लघुत्तम ले लेना। इनका लघुत्तम जो आता है 720 आता है, और 720 आने के बाद प्रत्येक में हम 720 का गुणा कर सकते हैं। तो 720/16 अनुपात 720/60 अनुपात 720/48, 16, 60 और 48 का अपन ने लघुत्तम ले लिया। अब क्या करते हैं? कुछ नहीं, जब इनका प्रत्येक का अपन, अब देखिए यहाँ पर हम इसमें जब इसमें इसका भाग देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है 16 चौके 64, ये हो जाते 8, तो 16 पंजे 80, 45। इसका देखिए 6, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाता है हमारे पास 12, और इसमें आता है हमारे पास
15, यानी 45, 12, 15। अब देखिए ऐसे निकाल रहा हूं मैं इधर, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। तो रोहित की राशि निकाल रहे हैं, रोहित की, जो रोहित की राशि जो आएगी वो क्या आएगी, रोहित का अनुपात कितना है 45, और कुल अनुपात इन सबको जोड़ दीजिए 45 + 12 + 15, ठीक है। और गुणा में जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है 48,000 रुपये। और जब इनको हम जोड़ते हैं तो 45 बटे जो टोटल वैल्यू आती है, ये आती है हमारे पास 72 गुणा 48,000, और हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है 12 की 72, 12 के 48, 4। अब इनका जब मल्टीप्लाई करके गुणा करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 30,000 रुपये। आप गुणा करके देख सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 सौ 16 और 2 28। जब इसका भाग जाएगा तो हमारे पास 1,80,000 लगभग वैल्यू आएगी। अब इसका हम 6 का भाग देंगे, 30,000 में वैल्यू प्राप्त होगी। अब सविता की राशि हम इधर निकाल देते हैं भाई, यहाँ पर सविता की राशि, सविता का अनुपात कितना है, सविता का अनुपात 12, टोटल अनुपात 72 गुणा 48, यानी कि जो 30,000 रुपये तो रोहित की राशि आई है, सविता की जो राशि आएगी वो देखिए 12 चौके 48, 12 चौकी 72, 6 थे 2 बार, यानी लगभग 8,000 रुपये। कितनी भाई, 8,000 रुपये टोटल वैल्यू सविता की 8,000 रुपये आई है। तीसरी जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो होगी सम्यक की, सम्यक क्या अनुपात कितना है 15 बटे कुल अनुपात 72 है, गुणा जो हमारे पास टोटल वैल्यू है वो 48,000 है, 12 की 72, 12 चौके 48, 4,000, 15 चौके 60,000 आ गया बटे 6, तो यानी टोटल 10,000 हमें वैल्यू प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक की राशि ज्ञात कर ली है। कौन कौन सी राशि ज्ञात की है हमने स्टूडेंट, रोहित की राशि 30,000 रुपये, सविता की राशि 8,000 रुपये और सम्यक की राशि 10,000 रुपये। मैं समझता हूँ ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। ओके, आप इसे उतार लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया अगला, करण ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक थी, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक थी, यदि इसके बाद 14% वार्षिक थी, तो यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल ब्याज 11,400 रुपये भुगतान किया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, पढ़ने के बाद फिर देखते हैं। अब देखिए आंसर कैसे करेंगे अपन। कुछ धन का मतलब माना मूलधन बराबर कितना x रुपये, और कुल ब्याज कितना आ रहा है, कुल ब्याज 11,400 रुपये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करते हैं, जैसे जैसे कहा है कि यानी 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक, 14% वार्षिक अगले टाइम के लिए, तो भाई टोटल 9 वर्ष के लिए तो अगला टाइम कितना बचा, 4 वर्ष ही तो बता, क्योंकि 2 वर्ष तो ये रही और 3 ये रही 5, और टोटल 9 खराब हो तो 9 में से 5 गए जब 4, तो टोटल 4। तो देखिए तो कुल ब्याज बराबर 2 वर्ष के लिए ब्याज प्लस 3 वर्ष के लिए ब्याज प्लस बाकी कितना बचा, 4 वर्ष के लिए ब्याज। कुछ नहीं कहा, कुल ब्याज में दिया हुआ है 11,400 लिख दिया जो कि त्यों। 2 वर्ष के लिए तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन कितना माना है x, दर कितनी दे रखी है 2 वर्ष के लिए 6%, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। ऐसे ही 3 वर्ष के लिए x गुणा 3 गुणा कितनी दर है 9% बटे 100। ऐसे ही अगला x गुणा 4 आ गया समय, और दर हमारे पास दी है 14 बटे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बताइए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आगे लिख सकते 6x बटे 12x बटे 100
प्लस 18x बटे 100 प्लस 56x बटे 100। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो। अब देखिए हमारे पास 4 से हम इसको काट सकते हैं 3 बार, 4 से 25 बार कट गया। 4 से इसे नहीं काट सकते, इसे शायद 4 एकम 4, 4 चौके 16 काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 से 25, 14x। इसे नहीं काट सकते तो अपन इसे लिख देंगे, अपन क्या आ जाएगा 3x बटे 25 प्लस 4 से नहीं कटेगा 18x बटे 1 मिनट सॉरी, यह 27x आएगा यहाँ पर। 27x बटे 100 प्लस 14x बटे 25। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हो? नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर 3x बटे 25 प्लस 14x बटे 25 27x बटे 100। ये हो गया 17x बटे 25 लिख सकते हैं इसको इधर। अब देखिए इधर लिखिए 11,400 कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं भाई। 3x और 14x हो गई हमारे पास 17x बटे 25 प्लस 27x बटे 100। इसका अपन लघुत्तम ले लेते हैं। 25 चौके 100, 17 चौके 68x आ गया। ये 100 प्लस 27 आ गया बराबर 11,400। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं अपन इसका, तो 11,400 के पीछे 2 जीरो बराबर 64 और 68 और 27 हो गए 95x। तो 95x बराबर 11 4 4 टाइम 0। अब देखिए इधर तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 11 4 के पीछे 4 जीरो बटे 95। उसके बाद 95 आने के बाद इसका अपन इसका भाग देते हैं। तो भाग जब आ जाता है तो आप अलग से देख रखा है मैंने, तो आप निकलेगा आपका 12,000 रुपये। आप अलग से इसका भाग देके देखिए, कट जाएगा। 5 से काट लीजिए, 19 से काट लीजिए, 19 फाड़े 25 में, और 19 छिके 114। 5 से 60 12 बार कट जाता है, 12,000 नहीं 12,000 रुपये आ गया। टोटल हमारे पास जो धन आया है वो 12,000 रुपये प्राप्त हुआ है। मैं समझता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अच्छे से आपने लेक्चर पढ़ा होगा। आज हम यहीं पर अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है वो फिनिश करते हैं। हमारी जो जितनी भी हमें आपको टाइप करानी थी, जो भी एग्ज़ाम्स के लिए हमें महसूस हुआ कि ये टाइप आपको करानी चाहिए, वो हमने सारी यहाँ पर कंप्लीट कराई हैं। इसलिए दोस्तों आप राजस्थान मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप पढ़ें, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।